So in my next video, I am discussing with you the next topic, and the next topic is श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। आप देखेंगे कि इस वीडियो के अंदर मैं श्रीलंका में जो कास्ट स्ट्रगल और डेमोक्रेसी, किस तरह से डेमोक्रेसी जो एस्टैब्लिश हुई, उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कहता है भी श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। आज़ादी श्रीलंका को जो थी वो 1948 से लेकर अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है, लेकिन श्रीलंका को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। यह चुनौती थी न तो सेना की थी और न ही राजतंत्र की थी। मतलब ना तो वहाँ कोई मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश हुआ और ना ही वहाँ मोनार्की जो था, किसी तरह का मोनार्की से कोई थ्रेट थी। श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करा, यानी कि अपनी ही देश के अंदर कास्ट सिस्टम को लेकर जो था वहाँ पर किसी न कई तरह के इश्यूज थे, जिनकी मांग थी कि श्रीलंका का एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाया जाए। यानी कि वहाँ के कुछ सामुदायिक लोग वो मानते थे कि श्रीलंका के अंदर जो है वो एक अलग से एरिया को एक अलग से राष्ट्र बनाया जाए। आज़ादी की बाद से श्रीलंका को उन दिनों सिलोन कहा जाता था। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है भी श्रीलंका को जो था आज़ादी के बाद क्या कहा जाता था, तो सिलोन कहा जाता था। श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा रहा है। तो आप याद रख लीजिएगा, एक और क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, द मेजोरिटी पीपल ऑफ सिंहली कम्युनिटीज़ वर देयर। मतलब सिंहली समुदाय के लोग जो थे वो वहीं पर उन लोगों का जो है वो मेजोरिटी लोगों का जो था वो वहाँ दबदबा रहता था। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका में आबसी एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ है। यानी कि जो सिंहला लोग जो थे वो भारत से एक बहुत बड़ी आबादी जो तमिल लोग थे, यानी कि जब अंग्रेज़ों के टाइम में ये तमिल लोग यहाँ से जो थे वो काम करने के लिए श्रीलंका भेजे गए थे। तो कहते हैं उस बड़ी आबादी के खिलाफ है। तमिलों का बसना श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद भी जारी रहा, यानी कि श्रीलंका के इंडिपेंडेंस के बाद भी तमिल लोग जो थे वो आते रहे। सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। यानी कि सिंहली लोग जो मानते थे भी किसी तरह की कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। जो तमिल लोग बाद में आ रहे हैं उनको किसी भी तरह से कोई कंपनसेशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का है। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई। यानी कि अब पूरी तरह से जो था उनको अवॉइड किया जा रहा था। जो तमिल लोग थे सिंहली लोगों के द्वारा उनको पूरी तरह से अवॉइड किया जा रहा था। इससे धीरे धीरे वहाँ के जो तमिल लोग जो थे वो उन्होंने एक उग्र राष्ट्रवाद की यानी कि एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग जो थी उनके अंदर भर गई। और 1983 के बाद से तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, यानी कि एक तमिल संगठन बनाया गया। उस तमिल संगठन का उन्होंने 1983 के बाद में कह सकते हो आप एक तमिल लोगों के द्वारा जो था वो एक संगठन बनाया गया था। उस संगठन का नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसको लिट्टे कहते हैं, LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। इसने तमिल इलम यानी कि श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की है। यानी कि यही वो लोग थे जो एक अलग देश की मांग कर रहे थे, एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे श्रीलंका के अंदर ही। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से में लिट्टे का नियंत्रण है, यानी कि LTT का जो कंट्रोल जो था वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में था। श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोगों से जुड़ी है। भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर भारी दबाव है। यानी कि जो भारत की वहाँ जो तमिल जनता है उसका भारतीय सरकार पर भी दबाव था कि वह श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे। भारतीय सरकार ने समय समय पर तमिलों के सवाल पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत करने की भी कोशिश की है, लेकिन 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि 1987 में भारतीय जो गवर्नमेंट थी वो तमिलों के मसले को लेकर प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई थी। भारत की सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया था। याद रखिएगा, ये समझौता बहुत ही इम्पोर्टेंट समझौता था। तथा श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा गया। यही वो शांति सेना थी ताकि वो तमिलों के बीच के रिश्ते को जो है वो सामान्य कर सके। आखिर में भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने भी कुछ खास पसंद नहीं किया। यानी कि जो भारतीय सेना वहाँ गई थी और उसकी उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने जो था वो कोई खास पसंद नहीं किया। श्रीलंकाई जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों की दखलंदाजी कर रहा है। यानी कि जो श्रीलंका के लोग थे वो ये समझ रहे थे कि कहीं भारत श्रीलंका के इंटरनल अफेयर्स की समझ पा रहा है या उसको देख रहा है। 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना
लक्ष्य हासिल किए बिना ही उसे वापस बुला लिया गया। श्रीलंका के इस संकट का हिंसक चरित्र था अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के रूप में नॉर्वे और आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियन देश युद्धरत दोनों पक्षों को फिर से आपस में बातचीत करने के लिए राजी कर रहे थे। यानी कि आप देखें कि नॉर्वे और आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ थे उन्होंने फिर से इनको आपस में राजी करने के लिए, ताकि वहाँ का जो हम लोग कहते हैं सिविल वॉर जो है वो एक तरह से ख़त्म हो जाता है। अंततः संघर्ष समाप्त हो गया क्योंकि 2009 में लिट्टे को ख़त्म कर दिया गया। यानी कि अब सरकार के द्वारा खुद ही 2009 में लिट्टे को ख़त्म कर दिया गया, जिससे कि ये पूरा का पूरा स्ट्रगल जो था वो ख़त्म हो गया। संघर्षों की चपेट में होने के बाद भी श्रीलंका की अच्छी आर्थिक वृद्धि, यानी कि अगर हम कहें तो एक गुड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया। यानी और वहाँ की जो डेवलपमेंट कंडीशन है वो भी बहुत अच्छी है। जनसंख्या वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है। यानी कि वहाँ के लोगों ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में भी मतलब जो विकासशील देश डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इसको प्रथम स्थान हासिल है। दक्षिण एशिया में देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने अपना अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। यानी कि लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जो था वो सबसे पहले श्रीलंका ने किया था। गृह युद्ध से गुजरने के बावजूद, यानी कि जो सिविल वॉर से गुजरने के बावजूद भी कई सालों से इस देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा, यानी कि अगर हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम और जीडीपी के मामले में भी ये सबसे ज़्यादा है पर पर्सन। अंदरूनी संघर्ष के झंझावातों को झेलकर श्रीलंका ने लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को कायम रखा है। यानी कि अगर हम देखें तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक व्यवस्था जो है वो डेमोक्रेसी जो है आज भी वहाँ पर चल रही है। अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि भारत पाकिस्तान संघर्ष।